नॉवेल्स टीवी यूट्यूब चैनल के देखने वालों को खुशामदीद कहते हैं। वाकई तुम सच कह रहे हो, इससे बड़ी खुशी की कोई और बात हो ही नहीं सकती। तो फिर आज शाम में आपा और लारेब आ रहे हैं तुम्हारे घर मिठाई लेके। मौज़म की तो खुशी की कोई इंतहा न थी। तो ठीक है, फिर शाम को मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़, इदरीस बोले। तो ठीक है फिर, अल्लाह हाफिज़, ये कह के उन दोनों ने फ़ोन बंद कर दिया। क्या हुआ मौज़म, बड़े खुश लग रहे हो? उनकी खुशी से दमकता हुआ चेहरा देखकर शाइस्ता बोली। आपा, वो लारेब भी वहाँ आन पहुंची तो उन्होंने उन्हें भी बताया। आप दोनों को पता है कि मैंने कल आलियान के लिए चाहत का हाथ मांगा था इदरीस से। तो अभी इदरीस की कॉल थी, चाहत मान गई है और आज शाम हम तीनों को बाज़ाब्ता तौर पर रिश्ता पक्का करने जाना है। और मैं सोच तो रहा हूँ वापस जाने से पहले ही आलियान की शादी करवा देते हैं ताकि हमारी बेटी भी हमारे साथ जाए। अरे मौज़म, तुम बात भी कर चुके? चलो अच्छा हुआ चाहत ने हाँ कर दी। शाइस्ता वाकई बहुत खुश थी, लेकिन मौज़म को लारेब कुछ परेशान लगी। क्या हुआ लारेब, आपको खुशी नहीं हुई ये सुन के? अरे नहीं, मैं तो बहुत खुश हूँ, लेकिन हम अभी तक आलियान को बता नहीं रहे हैं। इसे हम मनाएंगे कैसे शादी के लिए? अगर इसने इनकार कर दिया, लारेब परेशानी से बोली। आप इसकी फिक्र मत करें, आलियान ये शादी ज़रूर करेगा और मैं आज ही आलियान को पाकिस्तान बुला रहा हूँ। मुअज्जम साहब पुरएतमाद लहजे में बोले। अस्सलाम वालेकुम बाबा, कैसे हैं आप? आलियान इस वक्त घर में मौजूद लैपटॉप पे हॉस्पिटल का कुछ काम कर रहा था। अचानक उसके मोबाइल पे रिंग हुई तो स्क्रीन पर बाबा का नंबर शो हो रहा था। उसने मुस्कुराकर फ़ोन कान से लगाया। वालेकुम अस्सलाम बेटा, हम तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। तुम और अफ़ान कैसे हो? और अफ़ान के एग्ज़ाम ख़त्म हो गए? कल कॉल आई थी, उसकी बता रहा था। मौज़म, लारेब और शाइस्ता इस वक्त चाहत के घर जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने आलियान को कॉल की। डैड, हम दोनों तो बिल्कुल ठीक हैं। जहाँ तक बात अफ़ान की, डैड, बस एग्ज़ाम ख़त्म होने की देर थी। निकल जाता है अपनी महबूबा को लेकर। अफ़ान आलियान की बात को नहीं मानता था। आलियान अफ़ान की फ़ुटबॉल को उसका महबूब कहता था। आलियान ये बात मुंह बिना कही तो मौज़म ने कहका लगाकर हंस दिया। वैसे डैड, आप और मॉम कब आ रहे हैं वापस? आलियान ने लापरवाही से पूछा। इसी मुतालिक तुमसे बात करनी थी आलियान। हाँ बोलिए ना डैड। आलियान, हम कुछ मज़ीद हफ्ते रुक रहे हैं यहाँ पाकिस्तान में और मैं चाहता हूँ कि तुम और अफ़ान भी पाकिस्तान आ जाओ। मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है जो फ़ोन पे नहीं हो सकती। इसीलिए कल पहली फ़्लाइट से आ जाओ तुम दोनों पाकिस्तान। मौज़म साहब बारोब अंदाज में बोले। पर डैड, अचानक हॉस्पिटल का क्या, और इतनी जल्दी हम कैसे तैयारी करेंगे? ये बहुत मुश्किल है डैड, आलियान ने मौज़म से कहा तो वो बोले। वो मुझे नहीं पता, तुम कल मुझे यहाँ चाहिए हो। और हाँ, हॉस्पिटल के बारे में टेंशन मत लो, मैंने जामिन से बात कर ली है, वो संभाल लेगा। इसलिए अब विदाउट एनी फर्दर डिस्कशन, पैक योर बैग्स एंड अराइव पाकिस्तान एज सुन एज पॉसिबल। इज इट क्लियर? तो कल लाहौर में मिलते हैं। मौज़म साहब ने उसे बोलने का मौका ही नहीं दिया और अपना फैसला सुना दिया। ओके डैड, वी विल बी देयर, अल्लाह हाफिज़। आलियान को समझ नहीं आ रही थी कि आखिर ऐसी क्या बात थी जो उसके डैड इतना अर्जेंट उन्हें पाकिस्तान बुला रहे हैं। उसने बेदिली से कल सुबह 10 बजे की फ़्लाइट की बुक टिकट करा ली और अफ़ान को पाकिस्तान जाने के बारे में बताया तो जैसे वो बहुत ही खुश हो गया। वो बहुत एक्साइटेड था पाकिस्तान जाने के लिए। आलियान अपने रूम में जाके पैकिंग करने लगा और इसके दिमाग से कुछ गलत होने की घंटी बज रही थी। वो बहुत बेचैन था। वो लोग इदरीस साहब के घर पहुंच चुके थे। आफिया और इदरीस ने मिलकर उन्हें खुशामदीद कहा। वो सब इस ड्राइंग रूम में बैठे हुए थे कि लारेब ने कहा, हमारी बेटी कहाँ है? इदरीस भाई, ज़रा बुलवा दीजिए उसे। इदरीस ने आफिया को इशारा किया तो वो चाहत को ले आई। लारेब ने अपने पास बिठाने का इशारा किया तो वो उनके पास जाके बैठ गई। बेटा, बहुत शुक्रिया हाँ कहने के लिए। उन्होंने अपने हाथ की अंगूठी निकालकर चाहत के हाथ में पहना दी। आंटी, इसकी क्या ज़रूरत है? चाहत झिझकते हुए बोली। आंटी अंकल, मुझे आप लोगों से एक बात करनी है, चाहत ने कहा तो मौज़म बोले। हाँ बेटा बोलो। अंकल आंटी, मैं शादी के बाद भी अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहती हूँ। तो बेटा हमें क्या एतराज़ होगा? तुम हमारी बेटी हो, हम भी चाहते हैं कि तुम अपने ख्वाब पूरे करो और मैं खुद तुम्हारा एडमिशन लॉस एंजलिस की बेहतरीन यूनिवर्सिटी में कराऊंगा। मौज़म ने चाहत के सर पर हाथ रखते हुए कहा। बेटा, तुम्हें शादी के बाद हमारे साथ यूएसए में कोई एतराज़ तो नहीं है ना? लारेब ने चाहत से पूछा। चाहत ने आंसू भरी निगाहों से उठा के इदरीस साहब को देखा जिन्होंने बोलने का इशारा दिया। लेकिन वो वाकई अपने मामा पापा को छोड़कर जाना नहीं चाहती थी, लेकिन क्या करती, वो अपने बाबा का मान तोड़ना नहीं चाहती थी, इसलिए बोली, नहीं आंटी, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। ये कह के चाहत अंदर रूम में चली गई और दरवाज़ा बंद करके फुट फुट कर रो दी। ये वक्त हर लड़की पे मुश्किल होता है जब उसे अपने वालिदैन को छोड़कर किसी दूसरे के घर जाना पड़ता है। इदरीस, मैं चाहता हूँ कि ये शादी जल्दी हो जाए क्योंकि हम इस दफ़ा अकेले यूएस जाना चाहते नहीं हैं, हम चाहत को भी साथ लेकर जाना चाहते हैं। मौज़म बोले। लेकिन मौज़म, इतनी जल्दी? इदरीस साहब का चाहत का इतनी जल्दी दूर जाने का सोच के ही उदास होना तो बनता था, लेकिन क्या करते, दुनिया का दस्तूर, बेटियों को एक ना एक दिन तो माँ बाप का घर छोड़ना होता है। लेकिन कुछ नहीं इदरीस, हम यहाँ सिर्फ 2 हफ्ते के लिए हैं, तब तक मैं चाहता हूँ सादे से सही शादी हो जाए। तब तक हम चाहत के ज़रूरी पेपर्स भी अर्जेंट बनवा लेंगे और हम अपनी बेटी को अपने साथ लेकर जाएंगे। देखो, मना मत करना। मौज़म ने उन्हें असल बात से आगाह किया। पर इतनी जल्दी इतनी तैयारियां कैसे होंगी? इदरीस साहब परेशानी से बोले। हाँ भाई साहब, ये ठीक बोल रहे हैं, आफिया इनकी तारीफ करते हुए बोली। इदरीस, आफिया, तुम दोनों तैयारी की टेंशन मत लो, शादी हमारे घर से ही होगी।
वैसे भी ये लोग वक्त कुछ के लिए ही पाकिस्तान यहाँ हैं। शाइस्ता ने भी उनका साथ दिया। आफिया और इदरीस ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर हाँ में इशारा किया। तो फिर ठीक है, अगले जुमे को निकाह होगा और साथ ही रुखसती। किसी को कोई एतराज़ तो नहीं? मौज़म साहब ने कहा। तो इदरीस साहब ने कहा ठीक है, तो अगले जुमे को निकाह होगा। इदरीस साहब बोले। सब मुस्कुरा दिए। चाहत इस वक्त ड्राइंग रूम की खिड़की से लगकर खड़ी इतनी जल्दी निकाह और रुखसती का सुनकर मजीद उदास हो गई थी। उसके दिमाग में बार बार ये ख्याल आ रहा था कि उसे इतनी जल्दी इस घर को, अपने अम्मी बाबा को छोड़कर जाना होगा। वो बोझल कदमों से अपने रूम में आ गई। ड्राइंग रूम में सब बैठे उसके शादी की प्लानिंग कर रहे थे। मौज़म, हमारे पास वक्त बहुत कम है और काम बहुत ज़्यादा। मैं कल ही सानिया को फ़ोन करके ये खुशखबरी दूंगी कि उसकी बेस्ट फ्रेंड उसके आलियान भाई की दुल्हन बनने वाली है। वो कितना खुश होगी ना? शाइस्ता खुश होते हुए बोली। शाइस्ता, मौज़म और लारेब अभी भी इदरीस साहब के घर से सारे मामलात तय करके आए थे। हाँ आपा, आप सही कह रही हैं। हमारे पास वक्त बहुत कम है, लेकिन इंशाल्लाह सब मैनेज हो जाएगा। आप फिक्र मत कीजिए। और फ़ारान भी तो है ना, सब हो जाएगा। मौज़म शाइस्ता से मुखातिब हुए। वो तो सब ठीक है मौज़म, लेकिन फ़ारान नहीं होगा। वो अभी तक नहीं आया और शायद उसने तुम्हें बताया होगा कि कल उसकी सुबह 4 बजे की पुर्तगाल की फ़्लाइट है। अगर तुम कहो तो मैं उसे रोक लूँ? अरे नहीं आपा, उसे जाने दीजिए। फ़ारान ने इस बिज़नेस के सेटअप के लिए बहुत मेहनत की है। मैं तो कहता हूँ उसे कुछ मत बताइए, वरना वो नहीं जाएगा। उससे बिज़नेस में बहुत बड़ा नुकसान होगा। जब वो वापस आएगा तो फिर हम उसे कुछ ना कुछ करके समझा देंगे। मौज़म ने सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए बात की। हाँ मौज़म, तुम ठीक कह रहे हो। शाइस्ता ने भी उनकी तायीद की। सब कमरों में चले गए। लारेब मौज़म को कुछ खोई खोई सी लगी तो मौज़म साहब ने उनसे पूछा, क्या बात है बेगम? कब से देख रहा हूँ आप खोई खोई सी लग रही हैं। आपको तो खुश होना चाहिए, आपके बेटे का निकाह तय हो गया है और आप यहाँ मुँह लटका कर बैठी हैं। आखिरी बात उन्होंने शरारत से कही। लारेब भी मुस्कुरा दी। मैं तो बहुत खुश हूँ, मेरी भी साथी आने वाली है, लेकिन वो साथी तब आएगी जब आलियान मानेगा। मुझे तो बहुत टेंशन है। हमने आलियान के निकाह की तारीख भी तय कर दी है। अगर आलियान ने इनकार कर दिया तो हम क्या मुंह दिखाएंगे? इदरीस भाई, आफिया भाभी और चाहत को। वो शदीद परेशानी में थी। जब आलियान को उसके निकाह के बारे में पता चलेगा तो वो कैसे रिएक्ट करेगा? आप फिक्र मत करें बेगम, आलियान ये शादी ज़रूर करेगा। तो आप मुझ पर छोड़ दीजिए कि उसे मनाना कैसे है। मौज़म साहब पुरस्रार मुस्कुराए। लारेब समझ गईं कि अब वो आलियान को शादी के लिए राज़ी करके ही रहेंगे। अम्मी बाबा, इतनी जल्दी में शादी? मैं आप लोगों के बगैर कैसे रहूँगी? मुझे आप लोगों की बहुत याद आएगी। चाहत अपनी अम्मी की गोद में सर रखे लेटते आंसू बहा रही थी और बेड के सामने कुर्सी पे इदरीस साहब बैठे थे। वो और आफिया भी बहुत उदास थे। इकलौती लाडली बेटी थी। वो चाहत के लिए खुश भी थे और बैक वक्त उसके जाने से उदास भी। बेटा, एक ना एक दिन तो हर लड़की को अपने माँ बाप का घर छोड़ना होता है और दूसरे घर जाना होता है। ये अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है, वरना कोई बाप अपनी बेटी का बाल भी किसी दूसरे को ना दे। इदरीस साहब उसे समझाने लगे। हाँ बेटा, अब ऐसे उदास मत हो। अल्लाह करे तुम्हारे नसीब में ढेरों खुशियाँ हों। आफिया चाहत के बालों में उंगलियां चलाती उसके नसीब के बारे में दुआ कर रही थी तो सब ने आमीन कहा। चलो बेटा, अब जल्दी सो जाओ, सुबह जल्दी उठना भी तो है, इतने सारे काम हैं। आफिया ने मुस्कुराते हुए चाहत से कहा, जिसने इस बात में सर हिलाया और अपना सर अम्मी की गोद से निकाल के तकिए पर रखा। फिर आफिया ने उस पर कंफर्टर दुरुस्त किया। इदरीस साहब ने उसके सर पे हाथ फेरा और लाइट ऑफ करते दोनों रूम से बाहर निकल गए। पीछे चाहत जल्द ही नींद की वादियों में गुम हो गई, इस बात से अनजान कि उसके नसीब में उसके साथ क्या खेल खेलने वाले हैं। इस बात से तो आलियान भी अनजान था। फ़रहान रात को जब घर आया तो वो इस कदर थका था कि सीधा कमरे में जाके सो गया। उसे सुबह जल्दी निकलना था। वो सुबह 3:30 बजे अपनी अम्मी के कमरे में आया जो कि तहज्जुद के लिए उठी हुई थी। उसने उनसे इजाज़त ली और पुर्तगाल के लिए निकल गया, इस बात से अनजान कि जिसको वो अपना मुकद्दर बनाना चाहता था वो तो किसी और के मुकद्दर में लिखी जा चुकी है। उसे नहीं मालूम था कि फ़रहान का ये ट्रिप उससे उसका सब कुछ छीन लेगा, उसका प्यार, उसकी मोहब्बत, सब कुछ। व्हाट डैड, ये आप क्या कह रहे हैं? आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। कैसे कर सकते हैं आप ये सब? मुझे बताए बगैर आप इतना बड़ा फैसला कैसे कर सकते हैं? आलियान और अफ़ान लाहौर पहुंच चुके थे। उन्हें मुअज़्ज़म ने पिक किया था एयरपोर्ट से। अफ़ान तो जैसे खुशी से दीवाना हो रहा था। इतने अरसे बाद पाकिस्तान आने की खुशी अलग ही थी। घर पहुंचने के बाद थोड़ी देर आराम करने के बाद आलियान को उसके डैड ने अपने रूम में बुलाया। जी डैड, आपने बुलाया मुझे और आप कह रहे थे कि आपको मुझसे कोई ज़रूरी बात करनी है? आलियान रूम में दाखिल होते ही पूछ रहा था। हाँ आलियान, आओ। मैंने तुम्हें इसलिए इतना अर्जेंट पाकिस्तान बुलवाया है क्योंकि मैं तुम्हारे अगले जुमे को निकाह कर रहा हूँ, तय कर चुका हूँ अपने दोस्त की बेटी के साथ। मुअज़्ज़म ने बड़े सुकून से आलियान के सर पर बम फोड़ा। आलियान तो शौक में चला गया। उसे ये उम्मीद नहीं थी। वो सोच रहा था कि कुछ वक्त लेने के बाद मॉम डैड मैडी से शादी के लिए मान जाएंगे, लेकिन उन्होंने तो लड़की भी ढूंढ ली और उससे निकाह भी तय कर दिया। व्हाट डैड, ये आप क्या कह रहे हैं? आप मेरा ऐसा निकाह कैसे कर सकते हैं? मुझे बताए बगैर इतना बड़ा फैसला कर सकते हैं? इसका दिमाग साएं साएं कर रहा था। आलियान, तुम इतने बड़े हो गए कि अपने माँ बाप के फैसले पर सवाल उठाने लगे।
مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی، معظم صاحب غرائے۔ نہیں ڈیڈ، میں سوال نہیں کر رہا، میں تو بس یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک دفعہ مجھے بتا دیتے، کم سے کم موم آپ تو مجھے بتا دیتی۔ آلیان لاریب سے شکوہ کرنے لگا، جو وہاں کھڑی باپ بیٹے کی بحث سن رہی تھی، اور انہیں معلوم تھا کہ ہر بار کی طرح اس بار بھی آلیان گھٹنے ٹیک دے گا، کیونکہ وہ اپنے ڈیڈ سے بہت پیار کرتا تھا اور ان کی کوئی بات نہیں ٹالتا تھا۔ ڈیڈ، میں میڈی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، پلیز، آلیان اس بار درخواست کر رہا تھا۔ تو ٹھیک ہے آلیان، تم شادی کر لو اس میڈی سے۔ معظم صاحب کی بات پر لاریب نے انہیں حیرت سے دیکھا اور بولی، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اور چاہت کا کیا، جس کا ہم نے آلیان سے اگلے جمعے کو نکاح طے کر دیا ہے؟ ہاں بیگم، ٹھیک کہہ رہا ہوں، کر لے شادی، لیکن ہم سے سارے رشتے ناطے توڑ کر۔ معظم صاحب نے پینترا بدلا۔ ڈیڈ، یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ میرے لیے میرا سب کچھ آپ ہی ہیں، میں ایسے کیسے آپ سے رشتہ توڑ سکتا ہوں؟ آلیان تڑپ اٹھا۔ تو پھر اگر واقعی تمہاری زندگی میں ہماری کوئی ویلیو ہے تو شادی کے لیے ہاں کر دو۔ میں نے نکاح کی تاریخ بھی رکھ دی ہے، اپنے باپ کے سامنے بے عزت مت کرنا مجھے۔ میں تم سے درخواست کرتا ہوں، معظم نے کہا تو آلیان سوچ میں پڑ گیا۔ وعدہ کرو آلیان، اپنے موم ڈیڈ کے لیے تم یہ شادی کرو گے اور اسے نبھاؤ گے بھی۔ کرو گے نا وعدہ کہ تم اپنے موم ڈیڈ کے لیے اس شادی کو نبھاؤ گے بھی اور کرو گے بھی؟ معظم نے آلیان کی دکھتی رگ پہ پاؤں رکھ دیا۔ وہ جانتے تھے آلیان کی زندگی میں ان کی کیا قدر و قیمت ہے۔ اگر آلیان کو منانا ہے تو اسے تھوڑا ایموشنل بلیک میل کرنا پڑے گا، جس میں وہ کامیاب بھی ہو گئے۔ آلیان نے ٹھنڈی آہ بھری اور بولا، ڈیڈ میں وعدہ کرتا ہوں، میں آپ کے لیے شادی کروں گا۔ یہ ہوئی نا میرے بیٹے والی بات۔ یہ کہہ کے معظم نے اسے گلے لگایا۔ لاریب بھی اس کے سر کی بلائیں لینے لگی۔ آلیان کے ہاں کرنے کے بعد شادی کی تیاریاں عروج پہ تھیں۔ عفان تو ناچ ناچ کر پاگل ہو چکا تھا، آخر کو اس کے اکلوتے بھائی کی شادی تھی۔ ضامن کو جب پتہ چلا تو وہ بھی خوشی کے مارے بھنگڑے ڈالنے لگا اور فوراً کچھ دن کی چھٹی پہ پاکستان پہنچ گیا۔ آلیان بہت پریشان تھا کہ میڈی کو کیا جواب دے گا۔ ضامن کو اس کی پریشانی بری تو لگ رہی تھی، لیکن وہ خوش بھی تھا کہ اس چڑیل میڈی سے آلیان کی جان چھوٹ جائے گی۔ اب ثانیہ بھی بہت خوش تھی، کیوں نہ ہوتی، آخر اس کی بیسٹی کہ اس کے فیورٹ بھائی کی بیوی بننے جا رہی تھی۔ اس کا تو چاہت سے ڈبل رشتہ تھا، ایک دوست کا اور دوسرا نند کا۔ چاہت نے ثانیہ کی مدد سے ساری شاپنگ کی۔ چاہت بار بار امی بابا کو چھوڑنے کے دکھ میں اداس ہو جاتی، لیکن ثانیہ اسی کے پاس موجود تھی۔ آج آلیان اور چاہت کا نکاح تھا۔ دیکھتے دیکھتے یہ وقت آن پہنچا۔ خود چاہت کو بھی اندازہ نہ ہوا وقت کا اور شادی کا دن آن پہنچا۔ ان دنوں میں چاہت یا آلیان نے ایک دوسرے کی تصویر تک دیکھنے کی زحمت نہیں کی۔ کون سی یہ شادی دونوں کی مرضی سے ہو رہی تھی۔ دونوں ہی اپنے والدین کی خوشی کے لیے شادی کر رہے تھے۔ نکاح میرج ہال میں تھا اور رخصتی وہیں سے ڈائریکٹ ہونی تھی۔ چاہت کا تو رو رو کے برا حال ہو رہا تھا۔ ثانیہ نے بڑی مشکل سے اسے سنبھالا تھا۔ بیوٹیشین کو میک اپ کرنے میں بہت مشکل ہو رہی تھی۔ اپنے امی بابا سے دور جانے کا سوچ کے ہی اس کے آنسو نکل آتے۔ دوسری طرف آلیان کی حالت بھی چاہت سے کچھ مختلف نہ تھی۔ اس کا موڈ بری طرح خراب تھا۔ ضامن اس کا موڈ ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ تیار ہو کے نیچے آیا۔ آلیان نے کریم کلر کی شلوار قمیض پہن رکھی تھی، ساتھ میں پشاوری چپل اور ڈارک گرین کلر کی ویسٹ کوٹ۔ بالوں کو جل سے سیٹ کیے، ہاتھوں میں مہنگی گھڑی اور سپاٹ چہرے میں کہیں کا شہزادہ معلوم ہوتا تھا۔ لاریب اور شائستہ اس کی بلائیں لے رہی تھی۔ عفان اسے فل زچ کر رہا تھا، جس سے وہ اسے بار بار کھوریوں سے نواز رہا تھا۔ ضامن بھی عفان کا پورا پورا ساتھ دے رہا تھا۔ معظم صاحب نے اسے گلے لگایا، شکریہ بیٹا میرا مان رکھنے کے لیے۔ تو آلیان جواب میں مسکرایا۔ آج اس کے ڈیڈ بہت خوش تھے اور اسی خوشی کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتا تھا۔ اس کے بعد وہ ہال کی طرف نکل گئے۔ شادی کیونکہ سادگی سے کی جا رہی تھی تو بس قریب کے رشتہ دار ہی شامل تھے۔ چاہت اس وقت برائڈل روم میں ثانیہ کے ساتھ بیٹھی تھی۔ چاہت نے میرون اور سلور کلر کا غرارہ پہن رکھا تھا، جس پہ کام ہوا تھا مگر کم، لیکن لانگ کرتی کے بارڈرز پہ ہیوی کام ہوا تھا اور نگینے جڑے ہوئے تھے۔ دوپٹہ ذرا ہیوی تھا، وہ میرون ہی کلر کا تھا، جس کے بھی بارڈرز پہ بھی کام تھا۔ دوپٹے کو سلیقے سے سیٹ کیے، بال آگے کندھے پہ ڈالے ہوئے تھے، بالوں میں جھومر لٹکائے، ماتھے میں مانگ ٹیکا، ناک میں چھوٹی سی مگر خوبصورت نتنی پہنے جس پہ ایک موتی لٹک رہا تھا۔ ہیوی جولری اور مہارت سے میک اپ کیے گئے وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کے برائڈل روم میں آنے کے بعد جب عافیہ نے اسے دیکھا تو دیکھتی کی دیکھتی ہی رہ گئی۔ اس کے منہ سے بے اختیار ماشاءاللہ نکلا۔ ادریس صاحب بھی جب ملنے آئے تو اس کا ضبط ٹوٹ گیا اور وہ ان کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ ادریس کی آنکھوں میں آنسو بھی آ گئے، عافیہ بھی رونے لگی۔ چاہت کو بڑی مشکل سے انہوں نے سنبھالا۔ اسی اسنا میں بارات آنے کا شور مچا۔ ادریس صاحب نے اس کا استقبال کیا۔ آلیان کو وہ پہلے بھی مل چکے تھے، وہ شائستہ کے گھر گئے تھے، وہاں وہ آلیان سے مل چکے تھے۔ آلیان ان سے بہت ہی تمیز عزت سے ملا تھا۔ آلیان کی سلجھی ہوئی طبیعت کی وجہ سے وہ انہیں بہت پسند آیا تھا۔ انہیں چاہت کے لیے اس سے بہتر کوئی نہ لگا۔ عافیہ تو اپنے برخوردار داماد کو دیکھ کے صدقے واری جا رہی تھی۔ بارات کی آمد کے بعد اب باضابطہ طور پر نکاح ہونا تھا۔ پہلے ادریس صاحب مولوی صاحب کے ساتھ روم میں داخل ہوئے۔ عافیہ نے چاہت کے چہرے کو چادر سے ڈھانپ لیا۔ چاہت ادریس ولد محمد ادریس، آپ کا نکاح آلیان معظم ولد معظم عالم سے 25 لاکھ سکہ راج الوقت کیا جاتا ہے، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟
मौलवी साहब ने पूछा तो आफिया ने उनके सर पर हाथ रखा और कहा, जवाब दो बेटा। तो चाहत ने रंधी हुई आवाज में जवाब दिया, कबूल है, कबूल है, कबूल है। एक आंसू उसकी आंख से गिरा। फिर चाहत ने कांपते हाथों से अपनी जारी जिंदगी के इख्तियारात ऐसे इंसान के हवाले कर दिए जिसे उसने देखा भी ना था, और वो चाहत इदरीस से चाहत आलियान मुअज़्ज़म बन गई। अब आलियान से पूछा गया, क्या आपको ये निकाह कबूल है? आलियान ने एक नज़र मुअज़्ज़म के खुशी से चमकते चेहरे पर डाली और एक ठंडी सांस हवा के सपुर्द की और जवाब दिया, जी कबूल है, कबूल है, कबूल है। निकाह नामे पे साइन के बाद नए जोड़े की खुशी भरी ज़िंदगी के लिए दुआ की गई। सब आलियान से गले मिले और सबसे पहले मुअज़्ज़म साहब, वो आज वाकई बहुत खुश थे। आलियान स्टेज पे बैठा, वो बहुत डैशिंग लग रहा था। कुछ लोगों को चाहत की किस्मत से जलन तो किसी को रश्क आ रहा था। आलियान स्टेज पे बैठा जामिन से बात कर रहा था कि अचानक उसकी नज़र सामने से आती चाहत पे पड़ी तो जैसे पलटना ही भूल गई। वो मुसलसल उसे देखे जा रहा था कि जामिन कान के पास बोला, बस कर दे भाई, तेरी ही है, कितना ताड़ेगा, लोग देख रहे हैं, घर जाकर फुर्सत से देख लेना भाभी को। वैसे भाभी हैं तो बहुत प्यारी, तुम दोनों की जोड़ी बहुत खूबसूरत लगेगी। जामिन ने उसे छेड़ते शरारत से कहा तो आलियान ने उसे सख्त घुरी से नवाजा। आलियान को खुद भी समझ नहीं आ रही थी तो आखिर उसे हो क्या गया था। वो अपना बेखुद कैसे हो गया कि उसे आस पास का होश ही नहीं रहा। दूसरी तरफ चाहत, जो कि सानिया के साथ स्टेज की तरफ आ रही थी, खुद पे किसी की नज़रों की तपिश महसूस करके अपनी नज़र उठा के देखी तो आलियान को खुद को घूरते पाया। बेशरम लोफर, देखो कैसे देख रहा है, जैसे साबित ही निकल जाएगा, ठरकी कहीं का। वैसे सानिया ठीक ही कहती थी, काफ़ी हैंडसम है, काफ़ी अच्छी पर्सनैलिटी है। अगर सानिया को पता चल गया कि मैं उसके भाई की पर्सनैलिटी से इम्प्रेस हो गई हूँ तो वो तो खुशी से फौत ही ना हो जाए, भाई की चमची। चाहत अब उसके देखने से दिल में उसे अलकाबाज से नवाज रही थी, साथ ही उसकी पर्सनैलिटी से इम्प्रेस भी हो रही थी। इसके बाद चाहत को आलियान के पहलू में बिठा दिया गया। दोनों की जोड़ी बहुत खूबसूरत लग रही थी। मुअज़्ज़म साहब ने चाहत के सर पे हाथ फेरा और लारैब अपने बहू बेटे के सदके वारी जा रही थी। अब अफान चाहत के पास आया और बोला, हाय भाभी, पहचाना? अरे आप कैसे पहचानेंगी, आप तो मुझसे मिली ही पहली बार हैं। मैं आपका प्यारा सा देवर अफान, यू कैन कॉल मी ओफ। चाहत ने मुस्कुरा के जवाब दिया, हाय इफ यू कैन कॉल मी आपी इंस्टेड ऑफ भाभी, ओके? ओके भाभी, ओ सॉरी आपी। आलियान ने उसे जाने का इशारा किया तो उसने आहिस्तगी से चाहत के कान में कहा, आपी, आपके ये जो हबी है ना, ही सो रूड, एरोगेंट एंड खड़ूस, बीवेयर फ्रॉम हिम। मेरे भाई ना बहुत ही खड़ूस हैं। चाहत अपनी हंसी कंट्रोल करते राजदारी से बोली, डोंट वरी ब्रो, आई कैन हैंडल हिम। तुम फिक्र मत करो, तुम अभी अपनी भाभी को जानते नहीं हो। तुम्हारे भाई की एरोगेंस ना ख़त्म की तो मेरा नाम भी चाहत नहीं, तो फिर आप अपना दूसरा नाम रख लें, क्योंकि भाई ने नहीं बदलना। अफान को यकीन था कि आलियान नहीं बदलेगा। देखते हैं फिर, चाहत भी एतमाद से बोली। उसे खुद पे बहुत भरोसा था। आपी, मुझे अब जाना चाहिए क्योंकि आपके हबी मुझे कच्चा चबा जाने के मूड में। ये कह के वो स्टेज से उतर गया। कह तो ठीक रहा, शक्ल से ही खड़ूस लग रहा है, लेकिन खैर इसकी पर्सनैलिटी पे सूट भी करता है। उसको तिगनी का नाच नचाया ना तो मेरा नाम भी चाहत नहीं। चाहत ने हंसी दबाते हुए सोचा। आलियान और चाहत के बीच कोई बात नहीं हुई, लेकिन जब वो अफान से बात कर रही थी आलियान को ऐसा लगा कि उसने ये आवाज़ कहीं सुनी है, पर याद नहीं आ रहा था। खैर, खाने के बाद रुखसती का शोर मचा। चाहत इदरीस साहब और आफिया के गले लगकर खूब रोई कि उसकी हिचकी बन गई। आलियान का मूड अब ख़राब हो रहा था। चाहत आलियान और सानिया के साथ एक ही गाड़ी में थे। चाहत को संभालना मुश्किल हो रहा था। वो सारा रास्ता चुप करवाती आई थी उसे। आलियान, जो कि फ्रंट सीट पे बैठा था, बार बार नज़र भटक कर चाहत की तरफ चली जाती। वो खुद पे काबू पा लेता। आखिरकार सब शाइस्ता के घर पहुंचे, क्योंकि मुअज़्ज़म साहब का लाहौर में कोई घर नहीं था, उनका एक घर इस्लामाबाद में था। चाहत आज इस घर की बहू की हैसियत से आई थी। घर को बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया था। ऐसा लग रहा था कि जैसे रोशनियों का सैलाब आया हो। चाहत का बहुत ज़बरदस्त वेलकम किया गया। चाहत चूँकि थक गई थी तो उसे आलियान के कमरे में बिठा दिया गया। सानिया ने उसे अपने कमरे में आने का कहा और उसे बहुत तंग किया। आलियान भाई तो पहली नज़र में आशिक हो गए तुम्हारे, कैसे बार बार भरी नज़रों से प्यार से तुम्हें देख रहे थे। चाहत ने बहुत मुश्किल से जान छुड़ाई। वो उसे फूलों की सेज पे बिठा के चली गई। चाहत ने कमरे का जायजा लिया। कमरा काफ़ी बड़ा था। लाल गुलाबों से पूरे कमरे को सजाया गया था। ये सब देख के चाहत बहुत नर्वस होने लगी। वो बार बार अपने खुश होंठों पे ज़ुबान फेर के उन्हें तर कर रही थी। वो बहादुर सी चाहत आज बहुत नर्वस थी। आलियान तो जा, भाभी तेरा वेट कर रही हैं। आलियान इस वक्त जामिन के साथ गार्डन में बैठा था। वो काफ़ी देर से नोट कर रहा था। वो रूम में ना जाने के बहुत बहाने कर रहा था और अवॉइड कर रहा था। देख यार, अब तेरी शादी हो चुकी है, अब तो अकेला नहीं है। मेरे साथ एक और ज़िंदगी जुड़ चुकी है। वो तेरी बीवी है और अब उसका तुझ पर
और तेरी ज़िंदगी पर पूरा पूरा हक है। इसलिए मैडी को भूल जा और नई ज़िंदगी की शुरुआत कर। तू समझ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूँ? ज़ामिन उसके कंधे पे हाथ रख के उसे समझाने लगा। दोस्तों, आज की इस एपिसोड के बारे में हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा और नेक्स्ट एपिसोड को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया।